जो बूट स्टेप है बेसिकली वो हमारा CSS का जो काम है ना डिज़ाइनिंग का, उसको रिड्यूस कर देता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। तो जब हम कोई मान लो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो 90% तक हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। जो आपको करने में शायद 2 घंटे लगे वो 20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ध्यान में रखनी है ना, याद भी नहीं करनी, क्योंकि बूट स्टेप का डॉक्यूमेंटेशन यही रहेगा। आप यहाँ से देखो, लगाओ, याद होंगी भी नहीं सारी क्लासेस। तो जैसे जैसे आप काम करते चले जाओगे आपको ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी। और नहीं होती तो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन देखो, क्लासेस उठाओ और काम करो। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है बूट स्टेप के अंदर, हमें बूट स्टेप की जो CSS की फाइल है वो अपने उसमें पेज में लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप इसकी CSS की फ़ाइल डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद लोकली उसको सेव करके लगा लो। दूसरा तरीका ये है कि ये CSS की फ़ाइल एक CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे अवेलेबल है, एक सर्वर पे पड़ी हुई है ना, तो उसका लिंक दे रखा है हमें, तो आप सीधे सीधे वो लिंक लगा दो। तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं, या तो आप डाउनलोड कर लो या फिर आप CDN से लगा दो। चलो देखते हैं दोनों कैसे काम करते हैं। CDN से लगाने का फ़ायदा ये है कि जब भी मान लो हमारी कोई फ़ाइल सर्वर पे होती है, तो जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम सारी फाइल्स भेजते हैं, HTML की फ़ाइल भेजेंगे और CSS की फ़ाइल भी भेजेंगे। तो अगर आप CDN से लगाते हो तो वो फाइल आपके सर्वर से नहीं जाएगी, वो उसके सर्वर से आएगी जहाँ वो CSS रखी हुई है। तो इन दैट केस होगा क्या कि आपके सर्वर पे लोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा तरीका यूज़ कर सकते हो। तो आप बूट स्टेप सर्च करो या फिर getbootstrap.com पर क्लिक कर दो सीधे। ठीक है, ये साइट है getbootstrap.com। अब इसमें 2 तरीके हैं। अभी तो क्या है, ये तो NPM वगैरह का दे रखा है। CDN का तो ये रहा, इंक्लूड किया CDN, यहाँ सीधा कॉपी करो और लगाओ। और अगर CDN से नहीं लगाना तो डाउनलोड करना है, तो सिंपली आप डॉक्स पे आओ, यहाँ डॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से वर्जन सेलेक्ट होता है, कौन सा वर्जन आपको काम में लेना है। ठीक है, 5 वाले वर्जन ही काम में लोगे, लेटेस्ट वर्जन है। 4 जो है वो पुराने हैं, माइनर से चेंजेस होते हैं, ज़्यादा बड़े कोई चेंज नहीं होते। 4 और 5 में तो काफ़ी चेंजेस हैं, बाकी 5 के जो ये वर्जन है छोटी छोटी अपडेट्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, माइनर से चेंजेस है। तो आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो। वर्जन हमने सेलेक्ट कर लिया, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा डाउनलोड। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे, यहाँ खोल के देखो, तो एक जिप फाइल आपको डाउनलोड होगी। कौन सी फाइल? जिप फाइल। और इस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, हालांकि मेरे पहले से पड़ी है। तो देखो, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर आपको ये फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाओगे और हमें चाहिए CSS की फ़ाइल, है ना। तो CSS की फ़ाइल में हमें बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी ना, जो अलग अलग रीजन, अलग अलग डिज़ाइन कंपोनेंट या फिर अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम हमारे कोई काम की नहीं है, इनमें से बहुत सारी तो कोई काम ही नहीं आती हमारे।
हमारे जो काम की है, जहाँ हम डिज़ाइन कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो दो फाइल्स हैं, bootstrap.css और एक है bootstrap.min.css। ये दोनों फाइल सेम है, ठीक है। इन फाइल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि bootstrap.css तो है एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, जैसे हम CSS लिखते हैं ना कि पहली प्रॉपर्टी, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर तीसरी प्रॉपर्टी, इस तरीके से। और जो bootstrap.min.css है वो सारा कोड सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। सिंगल लाइन में लिखने से आपके जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाते हैं, आपने एंटर जो हाँ लाइन ब्रेक्स दिए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कुछ साइज़ फाइल का कम हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है इनमें, साइज़ का फ़र्क है। तो ये 272 KB की है और ये 275 की, 227 और 275। तो आप कोई सी फाइल ले सकते हो दोनों में से, bootstrap.css, bootstrap.min.css, ठीक है। ये CSS की दो फाइल्स हैं। अब इन फाइल्स को जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस जगह, और यहाँ आप इनको डाल दो। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ ना, याद रखना कि जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो आपको ऐसे CSS का फोल्डर बना के रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता चला जाएगा तो फिर आपको फाइल ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आपको सारी फाइल्स कहाँ रखनी है, एक CSS का फोल्डर बना दो, उसके अंदर है। तो वहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ ये फाइल मैंने पेस्ट कर दी। अब इस फाइल को अपने पेज में लगाना है मुझे। ये रहा मेरा पेज, ठीक। जैसे लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं CSS का, वैसे ही करना है, सिंपल लिंक, और इसके अंदर इसका पाथ डालना है, तो ये डालना है css/bootstrap.min.css, ठीक है। तो देखते हैं ये लगी या नहीं लगी। बेसिकली इसमें क्लासेस है, क्या है, क्लासेस। तो देखो मैंने बटन बनाया है, ठीक है, बटन। तो सिंपल बटन दिखता है कुछ ऐसा, जैसा आप देखोगे ऐसा ही दिखता है सिंपल बटन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन किया जाए, तो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिज़ाइंस पड़े हैं बटन्स के। तो आप यहाँ जाओ, ठीक है, डॉक्स में, और आप बटन्स ढूंढो यहाँ। अगर नहीं मिल रहा है तो सर्च कर लो, लेकिन आपको इजीली यहाँ बटन्स मिल जाएंगे कंपोनेंट्स में। यहाँ तो बटन के लिए क्लासेस दे रखी है, तो देखो क्लास कौन सी है, BTN। बस आपको यही लगा देनी है, BTN। अब ऐसा बटन चाहिए तो बटन, और दूसरी क्लास लगानी है बटन प्राइमरी। तो लगा के देख लेते हैं क्या ऐसा बटन होता है। अगर हुआ तो हमारी CSS लग गई, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। BTN स्पेस BTN प्राइमरी, ठीक। सेव किया, वापस चेक करते हैं, हो गया। तो मतलब हमारी CSS अप्लाई हो गई। हमने खुद से तो कुछ CSS लिखी नहीं है, इस फाइल में जो लिखी हुई है वो CSS अपने आप अप्लाई होगी इस बटन में, है ना। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है CDN से फाइल को लेना। अब CDN से लोगे तो कैसे लोगे, आपने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया और वापस यहाँ आओगे, तो आप चाहे तो ये सीधा सीधा जो नीचे वाला कोड है ना, ये उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर यहाँ लिंक टैग दे रखा है ना, ये लिंक टैग कॉपी करो और वहाँ पेस्ट कर दो, या फिर आपको अलग से भी दे रखा होगा यहाँ। बेसिकली ये एड्रेस है तो HREF में ये डाल दो लिंक में, तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको लिंक टैग बहुत जगह मिल जाएगा, बस आपको देखना क्या है इस लिंक टैग में, बस ये देखना bootstrap.min.css है कि नहीं, HREF के अंदर ये आगे का एड्रेस लिखा हुआ है वो तो डोमेन वगैरह है, उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ होगी स्टोर वहाँ होगी, हमें केवल ये लिंक टैग चाहिए। तो हमने कॉपी किया, और पहली वाली जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट किया। तो अगर ये CSS अप्लाई हो गई, मतलब ऑनलाइन वाली CSS भी अप्लाई हो गई है, तो वापस से हमारी डिज़ाइनिंग सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, सेम है। तो मतलब CDN वाली भी हमारी CSS लग गई। क्लियर है?
तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस याद रखना कि इसके लिए इंटरनेट चाहिए, ठीक है। जब भी आप इसको लगाओगे और काम करोगे तो ये इंटरनेट से ही आएगी, है ना, हर बार। तो इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट। इसके लिए सिर्फ एक बार इंटरनेट चाहिए अगर आप लोकली काम कर रहे हो तो ये जो है दोनों में से आप कोई सी चूज़ कर सकते हो। बस याद रखना कि अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप सीडीएन से यूज़ करो, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप लोकल यूज़ करो। अगर केवल प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हो तो लोकल ही यूज़ करो। क्लियर है? सीडीएन देखो, बूटस्ट्रैप लगाने के दो तरीके हैं। एक तो आप डाउनलोड कर लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका जो फोल्डर है बूटस्ट्रैप क्या बूटस्ट्रैप क्या वो देख लेना पहले, ये तो देख लो, ठीक है। बूटस्ट्रैप ये जो है फाइल्स आप डाउनलोड करके CSS की फ़ाइल लगा सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करोगे और आपको यहाँ मिल जाएगी ये डाउनलोड्स नाम का फोल्डर। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना और यहाँ आपको CSS नाम का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ एक फ़ाइल मिलेगी bootstrap.min.css। इसको कॉपी कर लेना और कॉपी करके पेस्ट कर देना जहाँ भी आपको ज़रूरत है। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ मैंने CSS के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर इस CSS फाइल के अंदर सारे कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जितने भी डिज़ाइन जनरली यूज़ होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इसमें क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है? सिंपल वो क्लासेस लगानी है, ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो एक तो आप डाउनलोड कर सकते हो वो CSS की फाइल बूटस्ट्रैप की जो है। दूसरा आप CDN से ले सकते हो। CDN से अगर आपको लेना है तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगा लिंक। या तो आप पेज के अंदर से ये निकाल सकते हो या आपको नीचे भी मिल जाएगा। ये एड्रेस मिल जाएगा, इसको HREF के अंदर डाल देना। अब नहीं डालना चाहो तो वहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेना, ऊपर से कॉपी कर लेना, ये रहा पेज के अंदर, ठीक है। इसको कॉपी करके लिंक को वहाँ अब डाल दें। तो दो तरीके हैं बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करने के। बूटस्ट्रैप कुछ नहीं है, जस्ट CSS फाइल है ना। एक CSS की फाइल है जिसमें सारे कोड्स लिखे हुए हैं और उसमें क्लासेस बना बना के कोड लिखे हुए हैं। तो हमें करना क्या है? बस वो क्लास का नाम जहाँ अपने HTML वो डिज़ाइन लगाना है वहाँ यूज़ करो। और वो क्लास के नाम आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। कौन सी क्लास से क्या होगा? जैसे अभी हमने बटन्स पे काम किया तो बटन की क्लासेस है वो यहाँ है। यहाँ देख लो कौन सी क्लास लगी हुई है, BTN स्पेस BTN प्राइमरी। दो क्लासेस लगी हुई हैं तो दोनों से ऐसा डिज़ाइन बनेगा, सेकेंडरी से कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। अगर ये क्लासेस लगा दूंगा दो तो ऐसा डिज़ाइन बनेगा। तो आपके पास पूरी वो है कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे लिखे हुए। जैसे BTN आउटलाइन प्राइमरी तो ऐसा बटन बन जाएगा, BTN आउटलाइन सक्सेस तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्लासेस यहाँ से आप सीधे सीधे देख के कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। बड़ा बटन बनाना है तो BTN प्राइमरी और BTN LG। जाके डिजाइनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। रोहित फ्री हो जाओ ना, क्या सर आ गया? आए नहीं? हाँ भेज दो। ठीक है, तो हमें डिज़ाइन नहीं करना, डिज़ाइन कर किया हुआ है। कुछ अगर अलग से करना है तो आप अपनी CSS फाइल बना लो, ठीक है। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर आप अपनी CSS फाइल नहीं बनाओगे तो सारी चीज़ तो इसमें नहीं है, हर चीज़ थोड़ी ना है कि हर चीज़ बन जाए, क्योंकि इसने कुछ कॉमन दे रखी हैं चीज़ें, ठीक है, जो कॉमन यूज़ होती हैं वो दे रखी हैं। लेकिन कॉमन के अलावा भी तो अनकॉमन चीज़ें होती हैं ना। ऐसा थोड़ा ना आपकी मर्ज़ी में आ रहा मेरे को नहीं चाहिए। इसने तो केवल 8-10 कलर दे रखे हैं, आप 8-10 कलर पे काम करोगे क्या? कलर तो बहुत सारे हैं,
जनरली 16 मिलियन या इतने के आसपास कलर है, तो आपको थोड़ा बहुत भी चेंज करना है तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना। आप बूट स्ट्रैप पर रिलाई थोड़ा ना रहोगे। तो पर ये है कि 90% तक जो आपका काम है वो रिड्यूस हो जाता है। 90% आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बात समझ में आई? पेन ड्राइव ले आना, वीडियोस ले जाना, लगा लो 400 MB के हिसाब से एक फाइल होगी तो कितनी क्लासेस होगी? 4 या 5। हाँ, 12 बजे क्लास फ्री हो जाएगी, 12 बजे आ जाएगा। ठीक। तो अगर आपको लगता है कि इससे काम रिड्यूस हो रहा है, जो कि होगा ही, है ना, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपको बटन्स की डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन लेआउट तो इससे बना ही सकते हो। उसमें तो कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि आपको कुछ चाहिए ही चाहिए। लेआउट तो आप जैसे बनाते हो वैसे ही यहाँ बनाना है। अब बात करें कुछ चीज़ों की, जैसे आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाना ना। इसने कुछ खुद का फॉर्मेट दे रखा है कि आप इस तरीके से बनाओ तो आपका इजीली ड्रॉप डाउन बन जाए। तो बहुत हेल्प मिलती है इससे, तो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। चलो अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की। तो ये मत सोचना कि ये क्लासेस आपको याद एक साथ हो जाएगी, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप काम करते रहोगे वैसे वैसे आपको क्लासेस याद होती रहेगी। बट हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम होता है इन क्लास नेम CSS, इंटेलिसेंस फॉर CSS क्लास नेम, ये ठीक है। हाँ, ये डाउनलोड कर लेना। रीज़न क्या है कि जैसे देखो, जनरली जितनी भी क्लासेस हैं उनका कुछ तो आपको याद रहेगा। जैसे बटन्स की जितनी भी क्लासेस हैं वो BTN से शुरू हो रही है, ठीक है। तो अगर आप BTN लिखते हो तो आपको सारे सजेशन मिल जाएंगे, जितनी भी क्लास आपकी CSS की फाइल में है, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, वापस से बता देता हूँ। इंटेलिसेंस फॉर CSS क्लास नेम्स इन HTML। क्लियर? तो मेरे फिलहाल ये काम नहीं कर रहा, मैं वापस से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर काम ना करे तो एक बार VS कोड रीस्टार्ट कर लेना, है ना। हो गया? दोबारा देखते हैं। तो जब भी आप क्लासेस लगाओगे तो आपको सजेशंस मिल जाएंगे। आप एक वर्ड दबाओगे तो आपको सारे सजेशंस मिल जाएंगे। जैसे क्लास, तो मैं लिख रहा हूँ B, तो B से जितनी भी क्लासेस उसमें अवेलेबल है सारी। BT लिखा तो बटन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आ गई इसमें, ठीक है। BTN और दोबारा BTN से रिलेटेड अब जितनी भी क्लासेस हैं ना वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं सारी क्लासेस लगा सकता हूँ। अब मुझे कुछ ये क्लास चाहिए, ठीक है। अब ये क्लास किस काम आती है वो तो आपको देख के ही पता लगेगा, आप देख सकते हो इसीलिए। यहाँ जब देखोगे कुछ फॉर्मेट्स हैं फिक्स हैं और सेव नहीं हुआ, हो गया सेव? तो चलो कोई बात, वापस से स्टार्ट कर देते हैं। ये लग गया हमारा बटन, लग गया। तो सजेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्लासेस के नाम भी याद हो जाएंगे। जनरली एक कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स यूज़ करता है, ऐसी ही क्लासेस नहीं बनाई कि रैंडमली क्लासेस बना दी। क्लासेस को एक तरीके से डिज़ाइन किया गया कि आपको क्लासेस के नाम याद ना रखने पड़े, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की बात करते हैं।
तो देखो ये तो मैंने अपना ये CDN से लगा दिया, लेकिन कई बार मुझे खुद का भी डिज़ाइन रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर चीज़ इसके अंदर हो, है ना। तो हम खुद की एक फ़ाइल बना लेते हैं, खुद की CSS की, तो style.css ये फाइल बना लें। अब इसके नीचे आपको एक और CSS की फ़ाइल लगानी है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने 2 फाइल लगा रखी हैं, पहली बूटस्ट्रैप की, दूसरी मेरी खुद की कौन सी है, style.css, ठीक है, ये वाली। लेकिन इनका सीक्वेंस मैटर करता है, ये याद रखना। जैसे अभी बूटस्ट्रैप की ऊपर लिखी हुई है ना, और नीचे कौन सी लिखी हुई है, मेरी वाली जो मेरी खुद की फाइल बना हुआ, तो प्रायोरिटी इस फाइल को मिलेगी, ठीक है। प्रायोरिटी क्या मिलेगी, मतलब CSS की पहले उसकी अप्लाई हो जाएंगी, उसके बाद इसकी अप्लाई होंगी, तो ओवरराइड कर जाएंगे प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसलिए जो फाइल CSS की नीचे होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी हमेशा, अगर कोलाइड करती है तो, और नहीं कर रही तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारी लगेंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी कोलैप्स कर रही है, मतलब मान लो कि विड्थ उसमें भी दे रखी है, विड्थ इसमें भी दे रखी है, तो इसकी अप्लाई होगी, ठीक। चलो धीरे धीरे क्लासेस देख लेते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्या हैं। ये लिंक नहीं लगाया पर क्लासेस लिंक के पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लासेस CSS की फाइल में लिखी हुई है, और CSS की फाइल इस पेज में लगी होनी चाहिए। वैसा तो होता नहीं है कि कहीं भी किसी के भी कंप्यूटर में CSS की फाइल रखी हो और वहाँ से हमारे इस पेज में लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इस पेज में अगर CSS लगानी है, तो इस पेज को बताना पड़ेगा कि यहाँ से CSS की फाइल आनी है, ठीक है। चलो, अब सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है कंटेनर। कंटेनर का मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉक्सेस, ठीक है। हमारा जो डिज़ाइन होता है ना, वो हमेशा ही कंटेनर्स में ही होता है। तो हमने बात भी करी थी फ्लैक्स के अंदर, ठीक है। जैसे ये एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये नीचे वाला इधर की साइड ये पूरा एक कंटेनर के अंदर है, ये बीच वाला भी एक कंटेनर के अंदर है, ये भी एक कंटेनर के अंदर, सिंपल है। तो जाओगे तो यहाँ आपको मिल जाएंगे ये लेआउट में कंटेनर्स, है ना। मुझे याद है तो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, खाली वैसे बता दूँ। 2 क्लासेस हैं कंटेनर से रिलेटेड, div डॉट, बेसिकली मैं क्लास लगा रहा हूँ कंटेनर। आप शॉर्टकट्स यूज़ करो VS कोड के, तो जैसे मैंने div डॉट कंटेनर लिखा तो डायरेक्टली div एक ऐसा बनेगा जिसके ऊपर कंटेनर क्लास लगी हुई होगी, ठीक है। तो ये कंटेनर नाम की क्लास है, और एक क्लास और है, दोनों एक साथ देख लो, है div डॉट कंटेनर फ्लूड, कंटेनर। और जितनी भी क्लासेस है ना, ये कन्वेंशन याद रखना कि उनके बीच में अगर 2 नाम है तो बीच में हाइफन लगा हुआ है। CSS की बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस हैं उनके बीच में क्या लगा हुआ है, हाइफन, है ना। तो ऐसा नहीं है कंटेनर फ्लूड एक साथ लिखा हो, कंटेनर अलग होगा और फ्लूड अलग होगा, लेकिन उनके बीच में क्या लगा होगा, हाइफन। और अगर स्पेस आ जाता है तो 2 क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है, स्पेस नहीं होता। ये 2 क्लासेस हो गई हमारे पास में। इनमें क्या होता है, कंटेनर जो है इसमें विड्थ जो होती है वो 80% होती है, ठीक है। और कंटेनर जो फ्लूड है इसमें 100% विड्थ का एक कंटेनर बनता है। इसमें अप्रोक्सीमेट कुछ 80 to 90% के आसपास कंटेनर बनता है। एग्जैक्ट तो क्या है, वेरी करता है वो, जैसे हमने पढ़ा था ना कि मीडिया क्वेरी के इसका कोडिंग, तो उसका एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, वो पिक्सल्स वेरी करते हैं। साइज स्क्रीन छोटी हो जाएगी तो कुछ पिक्सल्स चेंज हो जाएंगे, और बड़ी हो जाएगी तो वो हिसाब से वेरी करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% के आसपास होता है। साइडों में गैप होता है, और उसको क्या किया होता है, सेंटर किया होता है। सेंटर करना आता है ना टिक बॉक्स को, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट राइट से हो तो देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। अब इस कंटेनर में भी कोई कंटेंट नहीं है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो दिखेंगे नहीं है, ठीक है। पहले इनको हाइट देनी पड़ेगी, अब उसके अंदर हाइट की कोई क्लास है नहीं। रीज़न ये है कि हाइट होती ही नहीं है एक्चुअल में,
कभी भी किसी कंटेनर बनाते हैं तो उसको हाइट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हाइट उतनी हो जाती है जितनी कंटेंट की हाइट होती है। अब वैसे विड्थ तो फिक्स है कि विड्थ अगर परसेंटेज में भी दोगे तो स्क्रीन का परसेंटेज लेगी, इसमें परसेंटेज में भी नहीं दे सकते क्योंकि पेरेंट का लेता है ना, तो पेरेंट तो कितना ही जा सकता है स्क्रॉल करके, स्क्रीन वेरी थोड़ी ना करती है, स्क्रीन साइज कितना बड़ा है इतना ही स्क्रॉल होगा, कितना ही हो सकता है। तो हाइट की क्लासेस में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इस जगह काम नहीं करेंगे, बेसिकली मेन डेप्थ है ना। तो यहाँ मैं एक हाइट की क्लास बना लेता हूँ, और वैसे मुझे चाहिए भी नहीं वहाँ से क्योंकि मेरे को पिक्सल्स में साइज चाहिए, ठीक है, पिक्सल्स की कोई क्लास नहीं। तो यहाँ मैंने पिक्सल्स की 50 पिक्सल बना ली ना। एक क्लास और लगा देता हूँ दोनों के ऊपर, एच, वो मैंने खुद की CSS में लिख रखी है ना, एच नाम की क्लास। अभी भी नहीं दिखेगा क्यों, कंटेनर बन तो गया लेकिन दिखेगा नहीं, ना तो इसके अंदर कंटेंट है ना ही बॉर्डर। बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर की क्लासेस यहीं से उठा लेते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आप खुद से लगाने की, बॉर्डर की क्लासेस यहाँ हैं, बॉर्डर से, ठीक है। तो अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो सिंपल बॉर्डर लिखना है, ठीक है। और अगर डायरेक्शन में बॉर्डर लगाना है तो आपको क्या लिखना है, बॉर्डर और उस हाइफन उस डायरेक्शन का नाम। अब डायरेक्शन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें लेफ़्ट और राइट नहीं है, ठीक है, लेफ़्ट की जगह स्टार्ट है और राइट की जगह एंड है, बस इतना सा, बाकी टॉप बॉटम स्टार्ट और एंड, ठीक है। तो आप डायरेक्शन लगा सकते हो सिंपल, और आप देख ही पा रहे हो टॉप लगाया है तो यहाँ बॉर्डर लगाया केवल, एंड लगाया है तो यहाँ बॉर्डर लगाया, बॉटम लगाया है तो यहाँ लगाया है ना। अब ये बहुत माइनर सा बॉर्डर है, ठीक है, बहुत छोटा सा। बॉर्डर का साइज़ बनाना है तो देखो पूरी बूट स्टेप को बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन जो है ना ये हर जगह सेम है, मतलब लेफ़्ट स्टार्ट ही होगा और वो एंड ही होगा हर जगह, पूरे बूट स्टेप में सेम है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जैसे मार्जिन है, पैडिंग है, वो डायरेक्शन वाइज लगते हैं ना, वो सबके लिए यही काम करेगा ना, देखेंगे धीरे धीरे। और ऐसे ही किसी भी चीज़ का साइज़ देना हो, क्या देना हो, साइज़ देना हो, तो वो आप एक्चुअल में साइज़ नहीं दे पाओगे, लेकिन इसमें साइज़ के लिए 5 क्लासेस दे रखी, फिक्स है 5। अगर किसी के आगे हाइफन 0 मतलब वो उसका साइज 0 हो जाएगा, 1 to 1 साइज़ का हो जाएगा, 2 3 4 5 REM में होता है बेसिकली रूट एलिमेंट मेजरमेंट, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक की साइज़ की क्लासेस है। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर 0, बॉर्डर छोटा चाहिए तो बॉर्डर 1, बॉर्डर बड़ा चाहिए तो बॉर्डर 2, ठीक है, और बड़ा चाहिए तो बॉर्डर 3, बॉर्डर 4, बॉर्डर 5। हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो जिसमें आप साइज़ देते हो, पैडिंग मार्जिन जितने भी हैं उन सब में 5 ही क्लासेस है हर एक, है ना। वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइज़ के अकॉर्डिंग 0 से लेके 5 तक ही जाना है, उस तक ही इसमें अवेलेबल है ना, ठीक है। तो मुझे बॉर्डर लगाना है तो पहले आपको बॉर्डर लिखना पड़ेगा, एक क्लास आपको बॉर्डर नाम की लगानी पड़ेगी, बिना उसके साइज़ नहीं लगेगा, ठीक है। बॉर्डर क्लास लगाई, पूरी तरह बॉर्डर लग के इस बॉर्डर का साइज़ लगाना है, तो बॉर्डर कितने साइज़ का चाहिए, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ा, और ये बिल्कुल 0 बॉर्डर मतलब नन, और आप बीच में कहीं लगा सकते हो ये, ठीक। तो ये देखो कंटेनर क्लास है जिसमें थोड़ा थोड़ा साइडों में गैप है और सेंट्रलाइज्ड है, और ये कंटेनर फ्लूइड है। कंटेनर फ्लूइड का मतलब 100%। तो बॉर्डर पढ़ रहे हैं तो बॉर्डर की क्लास है, देख ही लेते हैं। बॉर्डर का ये समझ में आया, बॉर्डर कहाँ लगाना है, ठीक है, चारों तरफ लगाना है तो बॉर्डर, एक साइड लगाना है तो बॉर्डर टॉप, साइज़ देना है तो बॉर्डर जहाँ भी देना है साइज़ वहाँ आप दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये कलर्स हैं बेसिकली बूट स्टेप में, फिक्स कलर है, ठीक है, 8-10 जो कलर है ना फिक्स है। कौन कौन से हैं, हर जगह वही काम आते हैं, देख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ ढंग से दिखेगा ये। तो ये तो है प्राइमरी, अगर आपको प्राइमरी लगाना है तो ये सेकेंडरी, ये है सक्सेस ग्रीन कलर, और ये डेंजर रेड, वार्निंग येलो, ठीक है, इन्फो इस तरह का कलर हो जाएगा। डार्क, ये डार्क हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, हल्का सा कम ब्लैक है डार्क, ठीक है, और ये वाइट हो गया, ठीक है।
तो ये आपके पास में कलर्स के नेम है और हर जगह यही काम आते हैं। जैसे बॉर्डर पे कलर लगाना है तो बॉर्डर हाइफन कलर का नाम, ठीक, कलर का नाम प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, ठीक है, ब्लैक, डार्क, यही है। और आप देख भी सकते हो, यहाँ आपको एग्जांपल मिल भी जाएंगे। आपने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर के बाद बॉर्डर प्राइमरी, तो कैसा हो गया, क्लियर। ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। और सब्टल का मतलब थोड़ा सा लाइट हो जाता है, प्राइमरी सब्टल लिखा हुआ है सटल, तो इससे थोड़ा सा लाइट हो जाता है। इसको मत देखो बलिंग को। मेन कलर पर आते हैं। बॉर्डर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ग्रे टाइप का है ना। और सक्सेस मतलब ग्रीन हो जाएगा, डेंजर मतलब रेड, और वार्निंग मतलब येलो, इन्फो मतलब लाइट ब्लू, ठीक है। तो ये ब्लैक है। ये इस तरह के कलर आपको लगाने हैं, आप लगा सकते हैं। कलर लगा के देखते हैं बॉर्डर, और आपको हर जगह यही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉर्डर जैसे ब्लैक लगाना है, क्या लगाना है। तो डेंजर लगा देते हैं, बॉर्डर डेंजर क्या हो जाएगा, रेड। तो आपको बॉर्डर कैसा लगेगा, रेड कलर लग गया। बस यही है, आपको क्लास लगानी है और हो गया। तो ये बॉर्डर से क्लासेस, हमारी बॉर्डर की क्लासेस हैं वो, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बॉर्डर रेडियस की। तो बॉर्डर रेडियस के लिए राउंडेड नाम की क्लास है। कौन सी, राउंडेड। तो देखो जनरल जो है वो यही होते हैं ना। आपको अपने हिसाब से कुछ बॉर्डर लगाना, रेडियस लगानी बॉर्डर की, तो आप लगा सकते हो। लेकिन कुछ जनरल जो होते हैं डिज़ाइंस वो यही होते हैं। या तो आपको पिल साइज में बनाना पड़ेगा, या आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, या आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आप लगा सकते हो। पहली बात तो आपको कहाँ बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर हाइफन डायरेक्शन। टॉप में लगाना है तो केवल टॉप में लगेगा, एंड में लगाना है तो केवल एंड में लगेगा, और ये अपना बॉटम में, और ये अपना। तो डायरेक्शन का नाम लिख दो। पहले बात करी थी हमने कौन कौन सी हैं, टॉप, एंड, बॉटम, राइट और स्टार्ट। लेफ्ट राइट की जगह स्टार्ट एंड। बाकी आपको सर्कल बनाना है तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। राउंडेड सर्कल क्लास लगा दो तो वो इस तरह का बन जाएगा, और राउंडेड पिल तो वो इस तरह का बन जाएगा। बस हो गया, यही क्लासेस है। अगर आपको कुछ राउंड करना है लेकिन अपने हिसाब से करना है तो वही 0 से 1 तक साइजेस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है नीचे ना, कि इनको किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके कैसे कैसे डिज़ाइन हासिल कर सकते हैं। ये रही कुछ क्लासेस। इसके बाद तो वेरिएबल बॉर्डर्स हो गए, लगा सकते हो ना बॉर्डर आराम से, ठीक है। कंटेनर लगा सकते हो, 2 ही टाइप के कंटेनर हैं। अब बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की। तो जैसे हमने यूज़ किया था, हम फ्लैक्स लगाते थे, सारे कंटेनर्स इधर उधर आ जाते थे साइड बाई साइड। तो इसमें क्या है, फ्लैक्स वाला सिस्टम नहीं, मतलब है सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा ग्रिड सिस्टम दे रखा है। उसमें क्या है मैं बताता हूँ कि आपका जो है ना एक रो, उसके अंदर आपको कॉलम्स सेट करना है। तो जो आउटर बॉक्स है, ठीक है, जो कंटेनर है, उसको क्लास देनी है रो, हमेशा ही क्लास देनी पड़ेगी। कौन सी, रो, ठीक है। तो रो क्लास दे देते हैं। इसको दे देता हूँ रो क्लास, आपको देनी ही पड़ेगी रो क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर आप बनाओ जितने भी बॉक्सेस बनाओगे, जैसे मान लो उन सबको कौन सी क्लास देनी पड़ेगी, कॉल क्लास। और मैंने मान लो ये 4 ले लिए, ठीक। अब ये चारों दिखेंगे तो है नहीं, क्यों नहीं दिखेंगे, ना तो इनके अंदर कंटेंट है, ना ही इनकी हाइट है, और ना ही बॉर्डर है। तो हाइट भी देनी पड़ेगी, तो हाइट के लिए मैंने क्लास बना रखी है एच। लेकिन यहाँ आप ये H100 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हो। बट ये क्लासेस क्या परसेंटेज में लेते हैं अपने पेरेंट कंटेनर का, 100% पेरेंट कंटेनर में। तो वो नीड नहीं है हाइट की। सही बात तो ये है कि हम हमारे पास खुद की क्लास हम बना रखी है, वो हम लगा लें।
ठीक, अब बॉर्डर लगा देते हैं, सब पे एक साथ ही बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ। तो बॉर्डर चारों तरफ लगाना है। बॉर्डर का साइज़ क्या रखना है, मान लो एक ही दो रख लेते हैं। उसके बाद बॉर्डर का कलर क्या रखना है, ग्रीन रखना है। तो ग्रीन के लिए कौन सा है, सक्सेस लग गया, क्लियर। तो आप देखो इसको, कुछ ऐसा दिखेगा ये 1 2 3, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे मैंने रॉ क्लास लगाई ना, तो उसकी जो सेंट्रलाइज कर रखा था वो हट गया। तो क्लासेस जो है वो कोलाइड करती है, ठीक है। तो कंटेनर पे रॉ क्लास लगाते ही उसकी जो सेंटर कर रखा था वो हट गया है ना। ये वो क्लास से जो वो क्लास से जिससे भी अपन वो डाले थे अभी जब क्या डाले थे कंटेनर में वो वाइज ना वो रो वाइज में आ गया, ठीक है ना। वो क्या आ गए, रो में आ गए। अब देखो ये जो है बूटस्ट्रैप बेसिकली ग्रिड सिस्टम सपोर्ट करता है, लेकिन 12 कॉलम्स का, कितने कॉलम्स का, 12 कॉलम्स का। तो मतलब अगर मैं मान के चलूँ इसके अंदर 12 कॉलम्स है तो 12 ही होंगे ना। तो अभी फ़िलहाल इस एक एक कॉलम ने कितने कॉलम्स की जगह ले रखी है, 3 की, 4 है नहीं है। 3 कॉलम्स किसने ले रखी, 3 किसने ले रखी, 3 किसने ले रखी, 3 किसने ले रखी। तो वो आप चेंज कर सकते हो, कैसे, वो आप कैसे कर सकते हो, किसी भी एक को बेसिकली यहाँ आप क्लास लगा सकते हो कॉल हाइफन और कितने उसकी जगह लेंगे कॉलम्स की। तो अगर आपको हाफ चाहिए वो पूरे उसका रो का, तो आपको क्या लगा देना, 6। तो ये पहले वाला आप 6 की जगह लेगा, तो बेसिकली ये कितने में आ जाएगा, हाफ में। बाकी सब बराबर बराबर अपने आप बांट देंगे। तो अब ये साइड वाले कितने कितने कॉलम्स की जगह ले रहे हैं, 2 की। भाई 6 ही बचे ना यार। तो ये आपको कैलकुलेट करना है किसको बड़ा रखना है किसको छोटा रखना है, ठीक है। तो कॉल 1 2 3 4 आप इस तरीके से 12 तक यूज़ कर सकते हो, 12 नहीं 11 तक यूज़ होगा, 12 भी है, ठीक है। ये रहा, हाँ ठीक, समझ में आया। ये है हमारा ग्रिड सिस्टम। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ये मैनेज कर लिया। तो अब जैसे मान लो कि आपको एक रो के अंदर 2 ही कॉलम्स चाहिए, कितने चाहिए, 2। तो आप यहाँ एक और क्लास लगा सकते हो, या 3 चाहिए या 4 चाहिए, तो रो क्लास तो लगेगी लगेगी। तो रो कॉल्स और आइफन 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4, आप लिख सकते हो, ठीक है। 6 तक आप ले सकते हो। तो जैसे मुझे 2 ही चाहिए तो मैंने लगाया कितना, तो अब एक उसमें रो में 2 ही आएंगे, बाकी 2 नीचे चले जाएंगे, ठीक है। बाकी 2 नीचे चले जाएंगे, ये ठीक। और बाकी जो स्पेस है इन्हें अपने आप बांट लिया, ठीक। 6 6 6 6 6 कॉलम्स का इसने ले लिया, 6 कॉलम्स का इसने ले लिया, 6 का इसने और 6 का इसने। अब पॉइंट की बात यह है कि अगर इनको छोटा बड़ा करना है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इसको 9 कर दूँ तो ये नीचे चला जाए, क्योंकि इसकी विड्थ क्या है, कॉलम कितने हैं इसकी, 6 है ना। तो इसको 3 करना पड़ेगा अगर एडजस्ट करना है तो। कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, डिफ़ॉल्ट साइज़ यही रहेगा कि ये सारे सारे 6 2 3 जो मर्जी होगी वो ले लेंगे। समझ में आया।
चलो बाकी देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। और नेस्टेड करना है, मान लो कि इसके अंदर भी हमारे कॉलम्स है, ठीक है। तो ये याद रखना, हमेशा आउटर जो बॉक्स होगा या डिव होगा उसको रो क्लास देनी पड़ेगी, भले ही उसको कॉल क्लास दे रखी है। जैसे मान लो इसके अंदर कुछ है, ठीक है, अपने इस डिव के अंदर भी कॉलम्स हैं, नेस्टेड हम कॉलम्स बना रहे हैं, यहाँ कुछ हमारे पास कॉलम्स हैं, तो इसको क्या क्लास देनी पड़ेगी, रो क्लास। अब उसके अंदर वालों को कॉलम क्लास, और कॉलम का नंबरिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो, और नंबरिंग अगर आप नहीं देते हो तो वो ऑटोमेटिकली बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा इधर देख लो, वैसे ग्रिड सिस्टम ये हो गया, तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन खोला हुआ है। आपको नहीं आता कि भाई नहीं याद रह रहा कौन सी क्लास है, तो इजीली यहाँ जाओ आप और यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ आपको सारे सारे डोमेंस्ट्रेशन दे रखे हैं, जैसे यहाँ 2 क्लासेज हैं, यहाँ 3 हैं, तो कर क्या रखा है, बस इतना सा कर रखा है। ये इस तरीके से अरेंज कर ही सकते हो, एक को बड़ा करना है, 2 को छोटा करना है, तो इसको क्या दे रखा होगा, आधा करना है तो कॉल 6, ठीक है, बाकी दोनों अपने आप एडजस्ट हो ही जाएंगे। और कॉल ऑटो लगा दोगे तो उतनी विड्थ रहेगी जितना कंटेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। नेस्टेड कॉलम्स करने तो हम देख चुके, मतलब मल्टीपल रोज में कॉलम्स करने, तो कॉल एक क्लास और लगानी है, रॉ कॉल्स कितने कॉलम्स चाहिए एक रो में, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ कितना अच्छा दिया हुआ है, रो कॉल 4 लगा रखे क्लास, तो 4 का मतलब है कि एक रो में कितने कॉलम्स आएंगे, 4 ही आएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। तो आप देखो कि 4 आने चाहिए थे, तो 4 के लिए हर एक कॉलम को कितनी वो देगा, ये 3-3 की, तो उसने 3-3 की दे दी। जो कॉलम आएंगे उनकी विड्थ कितनी दे दी, 3-3 कॉलम्स की। लेकिन अगर किसी कॉलम को 6 दे रखी है, इन दोनों को 3-3 हो गई 6, और इसको भी 6 दे दी, तो 3 ही कॉलम आए, चौथा वाला कहाँ चला गया, वो इस वजह से गया है कि ये कॉलम 2 कॉलम्स की जगह लेता है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेस्टिंग हम बात कर चुके, इस वाले जो रो है इसको रो क्लास देनी पड़ेगी, अंदर वालों को सेम काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है एक, बेसिकली हमने मीडिया क्वेरी की बात करी थी, ठीक है। मीडिया क्वेरी काम आती है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाने में। तो रेस्पॉन्सिवनेस की बात करी थी। रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, जब हमारी वेबसाइट अलग अलग स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अलग अलग बिहेव करे, ठीक है, तो उसको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। तो यहाँ भी हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन कैसे, इसने कुछ खुद का ही वो दे रखा है, ब्रेक पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ आप जब इस ग्रिड में जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स ही मिलेंगे। ये 6 ब्रेक पॉइंट्स हैं, हालांकि काम 5 ही करते हैं, छठे के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास में, ठीक है, लेकिन है 6 नाम दे इसने दे रखे हैं। तो इसने सबके साइज़ फिक्स कर रखे हैं यार। अब ये मान के चल रहा है, इससे नीचे मान लो कि मोबाइल स्क्रीन्स हैं, और ये थोड़ा उल्टा काम करता है, समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्लासेज हैं, तो ये जो है ना एस एम का मतलब है एस एम ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्लास जो है ना, जैसे मान लो मैंने बीच में कहीं क्लास के बीच में एस एम लगा देखा है, तो एस एम जैसे कॉल -SM-6, तो वो जो क्लास है ना वो कब तक लगेगी, जब तक 576 पिक्सल से ज़्यादा रहेगा। तो कहाँ तक लगेगी वो क्लास, 576 से, जैसे हमने यूज़ किया था ना मिनिमम विड्थ, तो वो यहाँ ये इस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो वो क्लास मतलब 6 वो कब तक रहेगा, जब तक 576 से ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मीडियम,
अगर कहीं MD लगा हुआ है, ठीक है, तो MD का मतलब मीडियम, ठीक है। तो स्क्रीन साइज़ ये है, ज़्यादा इतनी गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है इस स्क्रीन साइज़ का क्या होता है, इसका क्या होता है, हम कल बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जनरल फिनोमेना मान लो आपको सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 ब्रेक पॉइंट पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब 3 ब्रेक पॉइंट्स में कैसे काम करोगे, मान लो कि आप मीडियम पे काम कर रहे हो और एक लार्ज पे काम कर रहे हो, बस ये 2 बहुत है, क्योंकि इससे छोटी सारी डिवाइसेस मोबाइल होती हैं और इसके आसपास की डिवाइसेस सारी की सारी आईपैड की होती हैं, ठीक है। और इससे ऊपर जो है वो सब लैपटॉप या बड़े लैपटॉप जितने भी 14 इंच से जितने बड़े हैं वो, और ये टीवी साइज़ हो गया या फिर कोई बड़ा मॉनिटर हो गया उसका साइज़ हो गया। तो आपको रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाना कैसे है, तो हमने ये बनाया हुआ है, ये वाला। तो देखो अब कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने कॉल लगा तो लिया, ठीक है। तो इस पे देखो 2 क्लासेस, अब हमने जो पहले काम किया था वही काम हम अब यहाँ करेंगे। तो मैं ये क्लासेस हटा दूँ इसमें से, और ये कॉल 6 भी हटा देता हूँ। मान लो बड़ी स्क्रीन साइज़ है, तो वहाँ मुझे क्या चाहिए, यही चाहिए, बड़ी स्क्रीन साइज में चारों दिखें, और छोटी हो जाए तो 2 दिखें, उससे भी छोटी हो जाए तो एक दिखे। तो मुझे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाना है। तो स्क्रीन साइज आप देख लो, यहाँ मैं 3 लेके चल रहा हूँ। एक तो लार्ज से नीचे 2 दिखें और मीडियम से नीचे एक ही दिखे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो ये तो सब जगह लगेगा, मतलब ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन जो है वो उल्टे तरीके से काम करेगा, और जो कॉमन में है मैं इसको 12 कर देता हूँ। रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न सिंपल सा ये है कि ये थोड़ा सा ऐसे काम करता है उल्टा, मतलब मिनिमम विड्थ पे काम करता है, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो कॉल 12 मतलब अगर कोई स्क्रीन साइज नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये एक कॉलम पूरी कवर करेगा, ठीक है। क्या करेगा, पूरी कवर। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये नीचे चले जाएंगे बाकी के, और सेव ना होने की वजह से ये हमारा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, ठीक है, हो गया। अब ज़्यादा पे काम करता है, तो मीडियम से ज़्यादा क्या चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। हमेशा वो स्क्रीन साइज़ है वो ज़्यादा के लिए है, इसलिए मैंने वो लगाया है, ठीक है। मीडियम पे क्या होगा, मीडियम से जब भी ज़्यादा होगा तो हमारी कौन सी CSS अप्लाई होगी, तो देख लेते हैं। तो मैंने लगाया कॉल -MD, सजेशन आपको मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कितने चाहिए हमें, 6। यही चाहिए ना हमें, 6 का मतलब आधा होता है ना, तो 2 ही आएंगे एक रो में, 2 नीचे चले जाएंगे। तो जब भी मीडियम से ऊपर रहेगा तो कितने आएंगे, ठीक है, 2 आएंगे, ठीक है। सेव किया और आप देखोगे यहाँ जो रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़ें वो कैसे हो रही है। तो मीडियम से ऊपर क्या है, मीडियम से ऊपर क्या है भाई, 6 है ना मीडियम से ऊपर। मीडियम कितना है, 900 के 700 के आसपास है ना, 700 कुछ है। देखो मीडियम से ऊपर 2 दिख रहे हैं, 767 कुछ है ना, उससे नीचे एक है। ये तो हो गया स्मॉल साइज़ के लिए, एक हो गया, और मीडियम से ऊपर 2 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ लार्ज से ऊपर क्या दिखे, 4 दिखे, ठीक है। तो लगा लेते हैं एक और क्लास, तो कॉल -LG, और कितने दिखने चाहिए लार्ज से ऊपर, एक मतलब 3, चारों आ जाएंगे, सिंपल है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। 900 से नीचे 4, इस तरीके से आप रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हो, और हर जगह वही क्लासेस है, सेम ब्रेक पॉइंट्स हर जगह इस्तेमाल हो, पानी में हर जगह सेम ब्रेक पॉइंट्स इस्तेमाल हुए हैं।
आगे जाओ, सारी बच गई। समझ में आया? अभी एक लौता तरीका नहीं है मैंने जो अभी किया है ना, ये इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे? कि जैसे यहाँ जो रो क्लासेस लगती है, रो कॉलम, तो आप वहाँ डिसाइड कर लो कि भाई मीडियम से ऊपर मेरे को कितने देखने हैं, 2 कॉलम्स, लार्ज से ऊपर कितने देखने हैं, 4 कॉलम्स। आप वहाँ भी तो डिसाइड कर सकते हो। और जनरली कितने देखना है, 1 ही देखना है। तो इसको यहाँ भी डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, सेम कोड पेस्ट किया और सिंपली इन क्लासेस को मैं हटा देता हूँ। क्या? हाँ, वहाँ से रिस्पॉन्सिव बना लेंगे आप, मर्जी की बात है, जहाँ से बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये अब यहाँ कैसे बनाऊँगा? रो क्लास हो गई, रो कॉल 1, सब जगह कितना, एक ही कॉलम दिखना चाहिए। अब ये उल्टा काम कर रहा है, मतलब ज़्यादा पे काम करता है ना। तो रो कॉल एम डी से ऊपर कितने दिखने चाहिए, 2 ही दिखने चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया। और लार्ज से ऊपर कितने दिखने चाहिए, 4। ये उल्टा बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कितने दिखने चाहिए, 4, बस हो गया। लो, ये हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया। इसमें एक ही लाइन बन गया, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा। दोनों तरीके से कर सकते हो। ये रहा, अब देखो दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ये 2 में बट गया, ये 2 में बट गया। ठीक, इसके नीचे आओ तो ये एक में बट गया सब। ठीक, तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रिड सिस्टम, हो गया ना ग्रिड सिस्टम। अब एक बार मैं ये कहूँगा कि आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो ग्रिड का, है ना। और ग्रिड के साथ साथ मैं ये भी, आप अभी 10 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है बूटस्ट्रैप, मुश्किल से 2 घंटे पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जाओ, यहाँ आपको बैकग्राउंड की क्लासेस मिलेंगी, बैकग्राउंड बीजी और ये क्लास का नाम। ठीक है, वो कलर का नाम, बॉर्डर के पढ़ चुके हैं। कलर की कैसे लगानी है, टेक्स्ट पे कलर लगाना है, स्पेस कलर का नाम। ठीक है, हो गया टेक्स्ट का। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का डी लगाना है, डी हाइफन, क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है तो डी हाइफन फ्लैक्स, डिस्प्ले ब्लॉक करना है तो डी हाइफन ब्लॉक, तो डी हाइफन और प्रॉपर्टी का वैल्यू का नाम। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्लैक्स पे। तो फ्लैक्स में कुछ नहीं है, पहले तो किसी को डी फ्लैक्स दो। वैसे हम यूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास वो ग्रिड सिस्टम है, वो पढ़ चुके हैं, डिस्प्ले यूज़ ही नहीं करेंगे ये वाला फ्लैक्स। लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो पेरेंट कंटेनर पर डी हाइफन फ्लैक्स क्लास लगेगी और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना, उन सारी प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे कि जैसे जस्टिफाई कंटेंट है तो आपको क्लास भी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस और वैल्यू का नाम। वैल्यू का नाम क्या है, फ्लैग से स्टार्ट है तो स्टार्ट लिखा हुआ है, फ्लैग से एंड है तो एंड लिखना है, केवल सेंटर तो सेंटर लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अपने आप हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट इवनली बिटवीन। तो इस तरीके से क्लासेस के नाम भी सेम बने हुए हैं। ठीक है, फ्लैक्स क्लास होती है, वो पेरेंट को लगती है और जो जस्टिफाई कंटेंट वो भी पेरेंट में लगती है। ये रहा, तो ये एक बार देख लो, ये क्लासेस जो है ज़्यादा नहीं, और ये फ्लैक्स की मत देखना क्योंकि ग्रेड पढ़ लिया। फ्लोट 2 ही होते हैं, तो एक तो फ्लोट स्टार्ट होगा और एक फ्लोट एंड होगा, बस हो गया। ठीक है, ये सारी क्लासेस आप देख लो और एक ये हमारा ग्रिड सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, ये ख़त्म करो, 10 मिनट है। यहाँ क्लास लगी हुई है, कौन सी क्लास से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देख लेंगे। बाद हम इसको क्लोज करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो देखो जैसे पूरी साइट ही इससे बन जाती है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो सारा सारा बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है हर जगह, हर चीज़ के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ बीजी लाइट है, सबको पता, कंटेनर क्लास लगी हुई है, पी वाई का मतलब पैडिंग और वर्टिकल डायरेक्शन में 5 है, रो क्लास लगी हुई है, रो के बाद टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है। सारी क्लासेस किसकी हैं, बूटस्ट्रैप की। अगर आप देखना भी चाहो तो यहाँ इस पूरी साइट को कैसे बनाया गया देख सकते हो ना। इसमें हर एक जगह जो क्लासेस यूज़ किए हैं वो पूरी टोटली बूटस्ट्रैप पे बेस्ड है ना, खुद की CSS ना के बराबर है इसमें। और यही साइट आपको बूटस्ट्रैप से बनानी है, भले ही आप देख देख के बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना।
बाद में लिख लेंगे। अब मेन जो चीज़ है उस पर आते हैं। पैडिंग, मार्जिन और ये देख लेते हैं। देखो पैडिंग के लिए पी क्लास है, ठीक है। P0 का मतलब है कि पैडिंग बिल्कुल नहीं, P1 का मतलब थोड़ी सी पैडिंग, P2 का मतलब 2 REM में पैडिंग P3, ठीक है। ऐसी मार्जिन की क्लासेस हैं M0, M1, M3, M5 तक है ना। और यहाँ देख भी लेते हैं स्पेसिंग ये रहा, ठीक है। और अगर टॉप में देना है आपको पैडिंग या मार्जिन तो टॉप के लिए T यूज़ करना है केवल, जैसे MT का मतलब मार्जिन टॉप, PT का मतलब पैडिंग टॉप, ठीक है। और बाकी उसके अलावा आप सीधे सीधे उसका नंबर दे सकते हो कितना चाहिए आपको, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ऐसे ही अगर लेफ़्ट में देना है तो MS मतलब मार्जिन स्टार्ट, लेफ़्ट बेसिकली मीनिंग यही है। ME का मतलब मार्जिन है। अगर दोनों डायरेक्शन में एक साथ देना हो जैसे तो MX का मतलब लेफ़्ट राइट एक साथ, और MX ऑटो का मतलब लेफ़्ट राइट में ऑटो मतलब सेंटर हो जाएगा, MX ऑटो सेंटर करने के लिए। ऐसे ही क्लास है हमारी MY ऊपर नीचे एक साथ मार्जिन देना, ठीक। तो ये मार्जिन की क्लासेस है। अब इसमें क्या बताना है, होगी क्लासेस। टेक्स्ट की क्लासेस देखोगे तो बस सीधे सीधे है, टेक्स्ट स्टार्ट, सेंटर, टेक्स्ट एंड। तो जो हमने पढ़ी थी ना अलाइन टेक्स्ट वाली पढ़ी थी ना, टेक्स्ट अलाइन, हाँ, तो वही ये रही टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट सेंटर, ये क्लासेस है। उसके अलावा बैकग्राउंड की क्लासेस BG से शुरू होती है, BG और कलर का नाम। वैसे टेक्स्ट को कलर देना है तो टेक्स्ट हाइफन कलर का नाम, ट्रांसफॉर्म करना है तो टेक्स्ट हाइफन प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू का नाम, लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट कैपिटल। बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज 1 से लेके 6 तक, कितने तक, 1 से लेके 6 तक। ये सारी चीज़ें तो वैसे भी आप देख ही लोगे। हम बात करते हैं इमेजेस की, किसकी, इमेजेस की। कहाँ है इमेज, ये रहा। इमेज के लिए कुछ क्लास नहीं, कोई 3 ही क्लास है बस। इमेज फ्लूड, इसका मतलब है 100% हो जाएगी इमेज की विड्थ, ठीक है। और एक क्लास है इमेज थंबनेल, जो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह की रहेगी, 200 बाई 200 की, जनरली साइज़ यही होता है इमेज थंबनेल। बाकी अगर इनको रेडियस देनी हो तो राउंडेड हम पढ़ ही चुके हैं, राउंडेड 1 2 3 जो भी लगाना वो लगा सकते हैं। राउंडेड सर्किल लगा दोगे तो बिल्कुल गोल हो जाएगी, ठीक। बाकी इनको लेफ़्ट राइट अलाइन करना है तो हमारे पास फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट एंड है। ऑटो करना है तो MX ऑटो, मार्जिन दोनों साइड से ऑटो। लेकिन इमेज पे मार्जिन इस पे ऑटो होता नहीं है बेसिकली, तो आपको पहले से डिस्प्ले फ्लैक्स करना, वो ब्लॉक करना पड़ेगा, ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ये। तो डिस्प्ले ब्लॉक करना है तो डिस्प्ले के लिए D हाइफन वैल्यू का नाम, तो डिस्प्ले ब्लॉक करना है तो D ब्लॉक, इसके बाद ही ये बीच में हो पाएगी सब। और तो कुछ नहीं है, सिर्फ इमेज की क्लासेस खत्म। टेबल की बात करते हैं तो टेबल में भी कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको टेबल लगानी है, टेबल को कलर देना है तो टेबल क्लास लगी रहेगी, टेबल टैग है उसके ऊपर आइफन लगाओ, टेबल आइफन कलर। तो कलर कौन कौन से वही फिक्स है, कौन से, प्राइमरी सक्सेस, सेकेंडरी डेंजर और इन्फो वार्निंग, तो ये हो गया। अगर आपको लाइनिंग चाहिए तो टेबल बॉर्डर्ड, अगर आपको बॉर्डर में बॉर्डर नहीं चाहिए तो टेबल बॉर्डरलेस। देखो ये रहा टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, तो कुछ इस तरह की टेबल्स बन जाएंगे ना। ये अब स्ट्रिप टेबल मतलब जो अपनी अल्टरनेट रोज है उनका कलर अलग रहे, तो टेबल स्ट्रिप। टेबल क्लास तो लगेगी, उसके बाद क्या लगाना है, टेबल स्ट्रिप, टेबल, तो इस तरह की टेबल बन जाएगी। अगर कॉलम वाइज स्ट्रिप करनी है तो टेबल स्ट्रिप कॉलम, तो फर्स्ट के बाद सेकंड कॉलम जो उसका कलर अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा, ठीक है।
कलर दे सकते हो, कलर के हिसाब से भी स्ट्रिप हो जाएगी। अगर होवर लगाना है तो टेबल होवर अपने आप आ जाएगा इसमें। अगर किसी पर्टिकुलर एक इसको टीआर को एक्टिव करना है तो आप क्या लगा दोगे उस टीआर को, टेबल एक्टिव मतलब वही दिखेगा है ना, हाईलाइट होकर, जैसे ये दिख रहा है ना हाईलाइट दिखेगा। अब एक सेल को दिखाना है इसको भी हाईलाइट कर देंगे। फिर नीचे आते हैं, नीचे तो कुछ है नहीं इसमें। तो टेबल और बॉर्डर लगाना है तो टेबल बॉर्डर, और टेबल को बॉर्डर लेस करना है तो टेबल बॉर्डर लेस। अगर बॉर्डर पे कलर लगाना है तो बॉर्डर का कलर हमें पता ही है, बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी जो भी देना चाहिए उसे। विदाउट बॉर्डर बॉर्डर लेस बात कर चुके हैं। स्मॉल टैग के लिए एस एम लगा देना और लार्ज के लिए एल जी लगा देना। बाकी तो जो नीचे जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये सब इसके इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जा सकता है। जैसे कि रो का कलर चेंज किया जा सकता है, रो पे कौन सी क्लास लगानी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमारी जो टेबल की क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई। टेबल स्ट्रिप, टेबल हाइफन कलर, टेबल बॉर्डर लेस, टेबल होवर, यही क्लासेस है। टेबल एक्टिव, तो ये 4-5 क्लासेज ही हैं, बस इनको यूज़ करने का तरीका नीचे दे रखा है। हमारी क्लासेस खत्म हो गई। ठीक, बटन्स की बात हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बटन्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले BTN क्लास आएगी। BTN क्लास हमें कुछ इस तरह का बटन बना के देगी। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, खाली नाम दिख रहा होगा। बाकी आपको ऐसा बटन चाहिए तो इसके आगे बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, और ये कलर का नाम आप लिख दो ऑटोमेटिकली। तो ये काम हो जाएगा हमारा, बटन स्पेस बटन प्राइमरी सक्सेस। तो ऐसे बटन्स हमारे बन जाएंगे, जैसा बटन चाहिए उस हिसाब से कलर का नाम लगाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको इस तरह का आउटलाइन बटन चाहिए तो आउटलाइन आएगी। ठीक है, बटन आउटलाइन और कलर का नाम, तो कुछ इस तरह के कलर बन जाएंगे। बड़ा बटन चाहिए तो LG लगा दो, छोटा चाहिए तो SM लगा दो। 3 ही साइज़ होते हैं बस बटन के। तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है। तो ये सिंपल सा है कि बटन को अगर इस तरीके से दिखाना हो पूरी लाइन में तो कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ हमें क्या कर देना है, एक डिव के अंदर रखोगे, उसमें डिस्प्ले क्या कर देना, ग्रिड, बस हो गया। डी ग्रिड क्लास लगा देनी है, और नहीं समझ में आए तो देख लो यहाँ से ग्रिड क्लास लगा के, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप 100% विड्थ में आ जाएगी। अब ये रेस्पॉन्सिव वाला है, तो ये बेसिकली डिस्प्ले ब्लॉक जब करेगा जब मीडियम से ऊपर रहेगा, बाकी ये डिस्प्ले क्या रहेगा, ग्रिड रहेगा। तो जब छोटा है तो ये बटन पूरे साइज़ में आएंगे, जैसे यहाँ आ रहे हैं। मीडियम से नीचे है तो मीडियम से ऊपर है तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये सेंटर करना है तो सेंटर इजीली किया जा सकता है, किससे करा, MX। अब ये चीज़ डिफरेंट है जो हमने यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये टॉगल वाला, ये आपका काम नहीं करेगा जब तक आप जावा स्क्रिप्ट नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, जावा स्क्रिप्ट। तो बटन को अगर टॉगल बनाना है तो हमें जावा स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट आपको मिलेगी कहाँ से, तो वो मिलेगी आपको जावा स्क्रिप्ट यहाँ से। एक तो ये रहा, कहाँ गया, जावा स्क्रिप्ट की फाइल आपको इसी मिल जाएगी। ये बूटस्ट्रैप .min.js लेना है ना, ये वाली फाइल, स्क्रिप्ट फाइल जो है ना पूरी, या फिर बंडल ले लेना पूरा, दोनों फाइल्स आ जाए।
क्योंकि इसने दो फाइल्स अलग अलग कर रखी हैं। ये कुछ और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करती है पॉपर वाली, और ये मिनिमम वर्जन है उसका, है ना। तो आप बंडल ही ले लेना पूरे यहाँ से ना, क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटीज़ इस पर भी डिपेंड करती है इस वाली पे। तो आप ये सोचना ही मत कि कौन सा किस पे काम करता है, इतना बूट स्टेप में हमें नहीं जाना। आप पूरा बंडल उठा लेना, 10 होगा 10-20 के भी कोई साइज़ का फ़र्क, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आप यहाँ से सीधे सीधे पूरा बंडल उठा लेना, बूट स्टेप डॉट बंडल डॉट JS। या फिर आप वहाँ भी जा सकते हो, जब आपने डाउनलोड की थी ना वो फाइल, तो उसके साथ में बूट स्टेप भी डाउनलोड हुआ था। जब आपने ये फाइल डाउनलोड की थी तो इसके साथ बूट स्टेप भी डाउनलोड हुआ था, ये JS भी डाउनलोड हुआ था। तो JS में भी आपको मिल जाएगा बूट स्टेप डॉट बंडल डॉट JS, ठीक है, ये वाली फाइल। तो आप वैसे भी लगा सकते हो इसको, या फिर आप CDN से भी लगा सकते हो। ये फाइल होना ज़रूरी है। बस याद ये रखना कि ये जो फाइल है ना, ये एंड ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, मतलब हर एक HTML जो अपने टैग्स इस्तेमाल करें उनके नीचे होनी चाहिए। जहाँ बॉडी क्लोज कर रहे हो ना आप, उस जगह रहेगा, बॉडी के अंदर ही, लेकिन उस जगह रहेगा जहाँ बॉडी क्लोज कर रहे हो। उसके बाद ही ये चीज़ें काम कर पाएंगी। कौन सी चीज़ों की बात कर रहे थे? टॉगल वाली जो थी, ये रहा। उसके बाद ही ये चीज़ें काम कर पाएंगे। और इसमें याद रखना, आपकी क्लासेस से डिपेंड नहीं करता, आपको ये भी रखना पड़ेगा। ये बेसिकली कस्टम एट्रीब्यूट्स होते हैं ना। क्या होते हैं? कस्टम एट्रीब्यूट्स। ये आपको लगाना पड़ेगा, बिना इसको लगाए काम नहीं करेगा। तो जो भी आप जिस तरह का चाहते हो, है ना, जैसे आपको इस तरह का बटन चाहिए, ये ऐसे टॉगल करे, ये तो डिसेबल्ड है। कुछ इस तरह का चाहिए कि लाइट ब्लू और थोड़ा सा ऐसा हो जाए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो आपको यहाँ से सीधे सीधे उठाना पड़ेगा इस पूरे टैग को सीधे सीधे उठा लेना ना, क्योंकि इन चीज़ों को मिस मत करना ना। तो ये चीज़ मिस करनी है ना, ये चीज़ मिस करनी है। एरिया प्रेस ट्रू, ठीक है। तो देख सकते हो जिस तरह का चाहिए आपको, यहाँ डिज़ाइंस बने हुए इतने अवेलेबल है इसके पास में, इनको सीधा उठा के पेस्ट कर देना। ये भी सेम है। अब ये चीज़ आपके समझ में आएगी नहीं कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे काम कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से टॉगल वोगल ये काम कर रहा है सब। चलो कार्ड्स की बात करें तो कार्ड बेसिकली, कार्ड क्या होता है कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है जिसके अंदर एक इमेज होती है या टेक्स्ट होता है या फिर एक हेडिंग होती है, उसके नीचे कुछ डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो उसमें एक इमेज दिखेगी, उसके नीचे कुछ डिटेल्स होंगी, प्राइस होगी, वो सब कार्ड की कैटेगरी में आता है। यहाँ आप बूट स्टेप से वो कार्ड भी बना सकते हो। तो आपको ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 4-5 क्लासेस याद रखनी है। पहले तो आपको इमेज चाहिए या नहीं चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इमेज को जो है यहाँ एक डिव के अंदर रखना है, और उस डिव पे क्लास लगानी है आपको, कौन सी? कार्ड। और ये इसने खुद का स्टाइल दिया हो कस्टम, तो वो आप चेंज कर सकते हो। उसको इतना बड़ा चाहिए था तो इसने इस हिसाब से दिया, आपको और बड़ा चाहिए तो आप उस हिसाब से विड्थ दे सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो विड्थ की इसके पास ऑलरेडी क्लासेस हैं, जैसे W25 उसका मतलब 25% विड्थ, W50 मतलब 50% विड्थ, W75 मतलब 75%, W100 मतलब 100% विड्थ। तो विड्थ की इसके पास खुद की क्लासेस हैं, बट कई बार हमें विड्थ परसेंटेज में ना देख के स्पेसिफिक उसमें देनी पड़ती है, क्योंकि हमारा फिक्स होता है कि इतना बड़ा ये हमारा कार्ड दिखेगा। तो इस तरीके से आप दे सकते हो। इसने REM में दी है, आप पिक्सेल्स में दे सकते हो।
उसके बाद जब भी इमेज लगाओगे तो इमेज के ऊपर क्लास लगेगी कार्ड इमेज टॉप। टॉप में तो टॉप लगाइए, बॉटम में होती है बॉटम लगा देता हूँ। अब जितना भी ये कार्ड का जो टेक्स्ट सब कुछ है ये रखना है कार्ड बॉडी क्लास के अंदर। इसके अंदर कार्ड बॉडी के अंदर, तो यहाँ वेब पे लगाई कार्ड बॉडी। फिर एक तो कार्ड टेक्स्ट है, एक कार्ड टाइटल है, तो आपको किस तरीके से दिखाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। कार्ड टाइटल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कार्ड टेक्स्ट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो कार्ड IMG टॉप, कार्ड टाइटल और कार्ड टेक्स्ट, और इसे कोई क्लास लगने इनका टैग है कोई मतलब ही नहीं है, बटन की तरह बना दो आप इसको। ये ना, अब जैसे इमेज नहीं है तो सीधा आप कार्ड बॉडी लिखो, तो इस तरीके से हमारा ये भी सिंपल कार्ड बन जाएगा। अब इसमें कुछ टाइटल है तो कार्ड टाइटल, ठीक है। और कार्ड में अगर सब टाइटल है तो एक और क्लास लगा सकते हो कार्ड सब टाइटल, जैसे ये रहा, तो थोड़ा सा डल हो जाएगा। ठीक, तो हम देख चुके कार्ड इमेज टॉप, कार्ड इमेज बॉटम, दो क्लासेस हैं। अगर आप इस तरीके से बनाने लिस्ट ग्रुप में, तो ये क्लासेस दे रखी हैं यहाँ, UI लिस्ट ग्रुप प्लस और लिस्ट ग्रुप आइटम। और ये दोनों मर्ज करनी है एक साथ, तो मर्ज कर सकते हो, बॉडी के अंदर इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हो कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी ये रहा, ठीक है। और फिर उसके अंदर ये सारा लिखा हर एक चीज़, लिस्ट ग्रुप प्लस लिस्ट ग्रुप आइटम, हर एक के लिए ये रहा। अगर आपको कुछ इस तरह से बनाना है इसको, तो कार्ड हेडर नाम की क्लास लगा दो। कौन सी? कार्ड हेडर। अब यहाँ से नीचे जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है सब कुछ। तो आपको इस तरह कार्ड चाहिए तो इसको कार्ड हेडर बना दिया, इसको सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर कर दिया, ये कार्ड बॉडी हो गया पूरा का पूरा, ये कार्ड फुटर हो गया, बस। सिंपल सा है, बस वहीं यूज़ किया गया ना जो चीज़ है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नीचे दिखाया गया। बाकी यही क्लासेस है, उसके नीचे आप जितना भी जाओगे ना सिर्फ उनका इम्प्लीमेंटेशन है। अब जैसे हमने इमेज की क्लासेस पढ़ी है, इमेज को बड़ा करना है तो IMG फ्लूड करके एक क्लास है हमारे पास में 100% विड्थ के लिए। चलो अब फॉर्म की क्लासेस देख लेते हैं आज, फॉर्म की क्लासेस। तो अपने पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसने जितनी भी CSS बनाई हुई है उन सब चीज़ों के लिए, इन सब पे बनाई हुई है। तो फॉर्म के अंदर आते हैं। बेसिकली जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल, कौन सी? फॉर्म कंट्रोल क्लास है। बस आपको फॉर्म कंट्रोल लगाना है, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी इनपुट बॉक्स है सब पे कौन सी क्लास लगानी है? फॉर्म कंट्रोल। और इस पर कौन सी लगानी है? फॉर्म लेबल। देखो लेबल पे फॉर्म लेबल, और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बड़ा छोटा करना है तो फॉर्म कंट्रोल LG, फॉर्म कंट्रोल ऐसे। और बात करें तो मान लो आपको इस तरह का कुछ बनाना है तो आप यहाँ रो लगा दिया, रो लगा के कर सकते हो ना, इसमें कुछ नया नहीं है, रो लगा के सारी चीज़ कर सकते हो। डिसेबल्ड है ये, रीड ऑल। हाँ, अगर आपको यहाँ कुछ प्लेन टेक्स्ट दिखाना है खाली, तो आप यहाँ प्लेन टेक्स्ट की क्लास लगा दो। कौन सी लगा दोगे? एक और क्लास, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट। यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, बस ये दिखेगा प्लेन टेक्स्ट, और ये दिखेगा कौन सा? जो आपने कहाँ है वैल्यू के अंदर लिखा होगा। इन
इनका पता ही है, रो क्लास लगा के तीनों को लाइन बाय लाइन किया जा सकता है। फाइल इनपुट है तो फॉर्म कंट्रोल ही क्लास लगानी है, कुछ चेंज करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। कलर का तो हम देखा ही नहीं है। सेलेक्ट बॉक्स के लिए आते हैं, इसके लिए भी कोई अलग से कोई क्लास नहीं है, फॉर्म सेलेक्ट ही है, ठीक है। वहाँ फॉर्म कंट्रोल लग रही थी, यहाँ क्या है, फॉर्म सेलेक्ट क्लास। इसमें एक और होता है मल्टीपल ऑप्शंस का, ठीक है। तो बड़ा छोटा करना है तो LG और SM लिख दोगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली फॉर्म सेलेक्ट, और जब आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीपल। एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ये बूलियन एट्रीब्यूट है, मल्टीपल। अगर इनको डिज़ाइन करना है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स को, इनमें थोड़ा सा ट्रिकी है मामला, क्योंकि इनमें एक स्पेन टैग देना पड़ता है बगल में, ठीक है। क्या देना पड़ता है? क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं होता जो आप सोच रहे हो ना, जो हमारा जो वो होता है वो डिज़ाइन नहीं होता कभी भी ना। तो वो जो चेक बॉक्स है ना, उसके साथ एक स्पेन बटन हमें देना पड़ता है, स्पेन देना पड़ता है, उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं कैसा भी है। और इस वाले को हाइड कर देते हैं जो दिखे ना, और वो वाला जो है उसके साथ मर्ज हो जाता है। और वो हम कर चुके हैं, लेबल के अगर 4 लगा दें तो वो दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। 4 में अगर चेक बॉक्स में एक ID लगाएं, 4 में उस ID का नाम लिख दें लेबल के में, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, याद है ना। बस यही एक ये चीज़ काम आती है। तो इनपुट हमने लगाया, ये तो है जब आप इसको कोई डिज़ाइन सिंपली इसका डिज़ाइन यूज़ करो, ठीक है। तो आपको इनपुट पे क्या क्लास लगानी है, फॉर्म चेक इनपुट। क्या लगाना है, फॉर्म चेक इनपुट, और इस पर लगानी है फॉर्म चेक लेबल। बस इतना सा काम करना है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसको कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं किया गया है। बाकी हम बात करते हैं, ये तो हो गया फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक लेबल। नहीं यार, इसने स्पेन टैग यूज ही नहीं किया। कौन से मिले देखते हैं अभी ना। तो ये सेम ही क्लास है, इसमें क्या देखते हैं। रेडियो बटन में भी चेक इनपुट ही लगाना है, और कुछ है नहीं। अगर ये स्विचेस बनाने हैं तो स्विच बनाने के लिए आपको, जैसे ये है, ठीक है, ये वाला जो स्विच है, इसमें आपको इस डिव के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है, डिव के अंदर। और ये याद रखना, ये डिव के अंदर ही काम करेगा, इस डिव के अंदर, है ना, इस डिव के अंदर ही काम करेगा ये। तो डिव के अंदर रखना है इनको, डिव पे लगानी है फॉर्म चेक क्लास। सेम हेयर कि यहाँ भी फॉर्म चेक क्लास लगानी है, और फॉर्म क्या लिखना है, स्विच। तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। और एक्चुअल में सारी चीज़ें रखना है ना, रोल भी रखना, ये भी रखना, क्योंकि बेसिकली ये काम किससे करेगा, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ना। क्योंकि क्लिक जैसा CSS में कुछ नहीं होता, CSS कभी भी कोई क्लिक कैप्चर नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल लगानी है ना, और ये सीधा सीधा उठा के रख लेना है ना, सीधा जो कंप्लीट वो है उसको उठा के वहीं पेस्ट कर देना है। और हमें केवल इस वाले स्विच की ज़रूरत पड़ती है, बाकी डिसेबल्ड इनका तो कोई वो नहीं है, सेम ही है सारे सारे। अगर इनको एक ही लाइन में दिखाना है, ठीक है, तो आपको फॉर्म चेक के बाद फॉर्म चेक इनलाइन क्या लगाना है, फॉर्म चेक इनलाइन। बस इतना सा काम करना है। अब बात करते हैं इनपुट ग्रुप की। तो अगर 2-3 चीज़ों को एक साथ मर्ज करना है, जैसे इस तरीके से, तो हम इनपुट पर कौन सी क्लास लगाते थे, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ एक डिव के अंदर रखना, जैसे इन दो को मर्ज करना है ना एक साथ, तो इनको एक डिव के अंदर रखना और उस पर क्लास लगानी है इनपुट ग्रुप, कौन सी, और जो हमें मर्ज करना है उस पर लगाना है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और इसमें फॉर्म कंट्रोल। बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
अब इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, अगर ऊपर है तो आगे दिखेगा, पीछे है तो पीछे दिखेगा, बस इतना सही है और कुछ नहीं। देख लो भले आप, जैसे ये इनपुट ग्रुप हो गया और ये रहा, ठीक है, आगे डॉलर साइन आएगा, पीछे .00 आएगा, तो आप कितने भी एक साथ मर्ज कर सकते हो। इसमें कुछ है ही नहीं, स्मॉल लार्ज। चेक बॉक्सेस को मर्ज करना है तो चेक बॉक्स को भी एक डिव के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है? एक डिव के अंदर, और उस डिव को इनपुट ग्रुप टेक्स्ट क्लास देनी है, बाकी सबसे मल्टीपल इनपुट्स को मर्ज करना है तो भी कुछ नहीं करना, आपको सेम इनपुट ग्रुप क्लास देनी है और उसके अंदर इनपुट रख के इनपुट्स को कॉल करना है। सेम ही चीज़ें हैं। बटन को मर्ज करना है तो बटन को भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि बटन को भी अलग से क्लास देनी है, सेम चीज़ है, बटन रखो, बटन को बटन आउटलाइन सेकेंडरी जो भी क्लास देनी है अपने आप मर्ज हो जाएगा। आगे रखोगे तो आगे, पीछे रखोगे तो पीछे मर्ज हो जाएगा, अगर आगे दो होंगे तो दो मर्ज हो जाएंगे और पीछे दो होंगे तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं देनी। और ड्रॉप डाउन का देखेंगे, ड्रॉप डाउन वाला सेगमेंट्स का इससे कोई लेन देना नहीं है। ड्रॉप डाउन वहाँ जो एक्चुअल ड्रॉप डाउन है वो है फ्लोटिंग लेबल्स। ये जो चीज़ है, जब इस पर क्लिक करोगे तो ईमेल एड्रेस ऊपर चला जाएगा और आप नीचे लिख सकते हो, ऐसे पासवर्ड ऊपर चला जाएगा और आप नीचे लिख सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, एक डिव के अंदर रखना है फॉर्म फ्लोटिंग और इसके अंदर इनपुट, और ये लगाना है आईडी लगानी है फ्लोटिंग इनपुट, और ये 4 के अंदर यहाँ लिख देना है, बस आपका काम हो गया। ठीक, बाकी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन ही और कुछ नहीं है। चलो अब एक फॉर्म बना के दिखाओ मेरे को, बना दोगे क्या? देख देख के प्रैक्टिस तो करोगे जब भी होगी ना, मना कर दोगे तो कैसे होगी? क्या? अरे क्या स्टार्टिंग होती है इसमें? कौन सी ये थोड़ी ना कॉलम की क्लासेस आएंगी, जब ये क्लासेस आएंगी कहीं से कुछ पढ़ना चालू कर दो इसमें। वैसे कोई प्रोसीजर थोड़ी ना वो भी स्टेप का कि आपको पहले ये पढ़ना है फिर बाद में ये पढ़ना है, कुछ ही पढ़ो, कहीं से पढ़ना चालू कर दो। आपको बॉर्डर की क्लास देखनी, सीधे बॉर्डर पे जाओ, बाकी चीज़ें कोई तो ना हर चीज़ पढ़ने की है इसमें, वो भी किसी काम की क्या मतलब है? आप ऐसे पढ़ने लगोगे स्क्रॉल स्पाई क्या है, टोस्ट्स क्या है, टूल टिप क्या है, तो ये तो फिर बहुत वो हो जाएगा ना। आपको जो चाहिए वही पढ़ो ना, बिना मतलब कि इस पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ने को मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को पूरा ही डॉक्यूमेंट पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है। आपको जो चाहिए जब चाहिए वही पढ़ो। हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने बता दी, जैसे ये है, ये वाली है ना, ये पता होनी चाहिए। अब जैसे ऑब्जेक्ट फिट है ये नहीं पता तो छोड़ दो। शैडो कैसे लगानी, शैडोज़ का है, साइजिंग का भी, स्पेसिंग का, टेक्स्ट का, वर्टिकल अलाइनमेंट, विजिबिलिटी की, यहाँ से यहाँ तक की क्लासेस एक बार देख लो, बस हो गया। जनरल जो काम में आने वाली क्लासेस है वो कॉलम्स की और रो की ग्रिड सिस्टम है, इमेजेस की है, बटन्स की है। अब आपको अपने उसमें पेजिनेशन चाहिए ही नहीं तो पेजिनेशन पढ़ना क्यों है? जब ज़रूरत पड़े उस टाइम उठा लो पेजिनेशन ऐसे, बाकी चॉइस है ना, पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब आपको बनाना क्या है,
ज़रूरत नहीं है, अपने आप लेटर सिलेक्टेड रहता है अगर आपको कोई छोटा चाहिए। ठीक है, ये एक फॉर्म बनाना है। हाँ, सुन रहे हो सब लोग? ये एक फॉर्म है छोटा सा, ये आपको बूट स्टेप की हेल्प से बनाना है ना, बना लोगे? क्लासेस देखते जाओ, लगाते जाओ, ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। बाकी कल ये पढ़ के आओगे सब लोग, पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा इस पूरे को, सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है? और एक ये साइट है ना, इसको कैसे बनाया है ये भी देख लेना। जैसे मान लो मुझे ये डिज़ाइन करना है, ये वाला बूट स्टेप से, तो कैसे बनाऊंगा? ऊपर वाला एक डिव है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉलम। भाई ये रोल क्लास लगी हुई है, और इसके अंदर 3 है, उन पे क्या क्लास लगी हुई है, कॉलम। और बीच में गैप देना है, तो गैप के लिए जी क्लास है, ठीक है? तो G0, G1, G3, G4 वो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी गटर्स में जाके नीचे, ठीक है? अब ये कार्ड बनाया हुआ है, क्या है ये? सिंपल कार्ड है। तो इसको कार्ड दिया ऊपर वाले को, नीचे ये कार्ड IMG टॉप, ये क्लास दी, हो गया अपना काम इतना सा। उसके बाद इसकी बात करें तो इसको एक बार के लिए आप हटा दो, चाहे नहीं हटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार चाहिए तो स्टार्स का आइकन मिल जाएंगे आपको, या फिर आप दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें सर्च कर लेना, बूट स्टेप में ये भी अवेलेबल है, ठीक है? आइकन्स पे ये रहा। ये दोनों लिखे हुए हैं, तो इसको स्पेन टैग में दे दो, ये टेक्स्ट राइट कर दो एंड, ठीक है? और ये अपना टेक्स्ट स्टार्ट कर दो तो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। नहीं है तो फ्लोट कर दो, जैसे मान लो इन सबको एक पैराग्राफ के अंदर रखा हुआ है, ये स्पेन टैग में, स्पेन टैग में, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट। ये हो गया हमारा कार्ड टाइटल, ये हो गया हमारा कार्ड टेक्स्ट। और इसको आप जनरली कार्ड सब टाइटल दे सकते हो। और कलर इसका चेंज करना है तो हमारे पास कलर के भी ऑप्शन है, टेक्स्ट ग्रे, ये हो गया, सेम ही तो है। नहीं है तो आप इंस्पेक्ट करके देख लेना, इसको एक बार एनालिसिस करके बना के देख लेना केवल बूट स्टेप से। लेकिन सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना है जो दिया गया है, ठीक है? जैसे आप यहाँ जाओ इस वाले उसमें, ये रहा, ठीक है? ये रहा हमारा। तो इस पर कौन कौन सी क्लासेस लगी हुई हैं देखो, आप ध्यान से देखो, कौन सी क्लास लगी हुई है, ओनली रो। तो कॉलम 12 MD4, ठीक है? MD4 मतलब मीडियम से ऊपर कितने दिखेंगे, 4 दिखेंगे, ठीक है? मतलब 4 नहीं दिखेंगे, मतलब 4 के साइज का रहेगा, तो 4 4 4 3 बराबर हो गए। बाकी इनमें गैप दिया होगा, बॉटम दिया हुआ, मार्जिन बॉटम 4, ठीक है? ये हो गया। अब इस एक कार्ड को ओपन करके देखें तो इसमें क्या लगा हुआ, कार्ड हाइट कितनी है, 100%, मतलब जितनी भी उसकी दे रखी है, उसकी कोई हाइट नहीं फिलहाल, है ना? वैसे ही लगाई हुई है क्लास। तो ये रहा एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर सारे के सारे रखे हुए हैं। एंकर टैग के अंदर इमेज रखी हुई है, ये इमेज पे क्लास लगी हुई है, कार्ड इमेज टॉप, ये हो गया, हमने डिस्कस किया था। कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी के अंदर इसने थोड़ा अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, जैसे ये स्टार्स कैसे आते हैं, UL के अंदर से आते हैं, किससे, UL के अंदर LI लगा के, और उनको टेक्स्ट वार्निंग FFA स्टार, ये खुद की क्लासेस है उसकी आइकन्स के ना, FA स्टार, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार बन जाता है। आइकन्स, आइकन्स हैं, आइकन्स ये इसके बूट स्टेप पे खुद के उसकी क्लासेस हैं ये। चलो उसके बाद देखते हैं, ये भी एंकर टैग के अंदर है, क्या है ये रहा। और इस एंकर टैग पे टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डाल, ये H2 के साइज़ का बना रखा है बस। और ये हो गया कार्ड टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट म्यूटेड, नीचे नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, टेक्स्ट म्यूटेड, बन गया। 2 4 5 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो जाएगा।